कैसे हैं? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और गाइज़ मैंने एक अभी आज ही वीडियो डाला था मॉर्निंग में, तो जो कि रिलेटेड किससे था, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व कराया था। 2019 का क्वेश्चन पेपर की बात थी वो। और मैंने उसमें उसके क्वेश्चंस प्लस आंसर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए पहले उसे, और फिर उसके बाद ये वीडियो भी देखिए, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, आपकी मीन प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में भी सेम वैसी ही वीडियो होने वाली है। ये भी इसमें हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये दिसंबर 2018 का पेपर है, BCOE 108 ECO 08 कंपनी लॉ, अगर आपके पास सब्जेक्ट है। सो येस, दिस वीडियो इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड वट एवर यू कैन डू जस्ट डू प्लीज़। एंड सो नाउ मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो जैसे कि आज यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम है 2 hours, मैक्सिमम मार्क्स 50, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का टाइम है, इनफ टाइम मिलता है आपको, 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करती हूँ मैं इसको। देखो उसमें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी स्टार मार्क करे थे काफ़ी क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। इसमें भी मैं आपको करने जा रही हूँ, जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो तो 100% करके जाना है। ठीक है, अब सी, ये है जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। ये बेसिकली मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे, पास्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो अभी 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आप क्या करना है आपको, आप 2 लाइन में पहले कंपनी को डिफाइन कर दो। कंपनी क्या है एज पर कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी क्या है? कंपनी इज नथिंग बट, देखो कंपनी क्या होती है ना, जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और खुद को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं एज अ कंपनी, दैट इज़ अ कंपनी ओनली। कंपनी इज़ नथिंग बट, मतलब अगर आप किसी भी कंपनी एक्ट के थ्रू लाइक रजिस्टर्ड हो रखे हैं, सो येस यू आर द कंपनी। देखो इसका जो कंपनी वर्ड है ना, जो कहाँ से हुआ, कम, COM, ठीक है, और पेनीज, PANIES। ठीक है, अब सुनो ये कैसे था, पेनीज और कॉम, तो कॉम का मतलब था टुगेदर, ठीक है, और पेनीज का मतलब था ब्रेड। तो अर्लियर टाइम पे पहले क्या होता था, पुरानी टाइम पे जब लोग साथ में बैठकर, मतलब कम माने टुगेदर मतलब साथ में, पेनीज मतलब ब्रेड, तो जब लोग साथ में बैठकर एक साथ ब्रेड खाते थे, मतलब रोटियां खाते थे, तो उसको कंपनी कहा जाने लगा। तो तब से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से इसको कंपनी कहते हैं। मतलब आजकल क्या होता है कि आजकल आप कभी भी कोई भी काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको खुद को एज पर कंपनीज एक्ट अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हो, तो दैट इज़ अ कंपनी ओनली। तो 2 लाइन में डिफाइन कर देना, 1 लाइन में डिफाइन कर देना, जैसे अच्छा लगे वैसे कर देना, उतना एटलीस्ट पर लिख के आना। ठीक है, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक पे आओगे, तो आप पॉइंट नंबर, प्लीज एक और चीज़ है, पॉइंट वाइज लिखा करो। सी, जैसे कि आपने पहले 2 लाइन में डिफाइन कर दिया कंपनी को, उसके बाद पहला पॉइंट लिखोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि जैसे कि वी आर द नेचुरल पर्सन, हमारा जो बर्थ होता है बाय द नेचुरल प्रोसेस, एंड जो कंपनी का जन्म होता है वो बाय द लॉ होता है, तो इसी वजह से कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आया? फिर आप उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, तो मीन अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हो तो बहुत ही गंदे नंबर मिलते हैं, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलने का चांस रहते हैं। ठीक है, चांस क्या, मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो सेकंड आप लिखोगे, कंपनी कैन स्यू एंड टू बी सूड, मतलब कि कंपनी पर केस किया जा सकता है और कंपनी हम पर केस कर भी सकती है। कंपनी के साथ आप थर्ड लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी की लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी की उसके मेंबर से अलग पहचान होती है। समझ में आया? मतलब कि कंपनी जिसने बनाई है वो और लाइक कंपनी, उन दोनों की सब अलग पहचान होती है। ठीक है, कंपनी कुछ लाइक समझ में आ गया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट है। और परपेचुअल सक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। मीन कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी में कोई लोग आए चाहे कोई जाए, कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है अप टिल उसका लॉ के थ्रू उसका डिसोल्यूशन ना करवाया जाए। समझ में आया? मतलब क्या है कि कंपनी हमेशा चलती रहती है। अब आपको दोबारा समझाती हूँ। देखो जैसे कि आपने नहीं, किसी और ने एक कोई दुकान खोली है, ठीक है, और दुकान में क्या है, एक सोल मेंबर है, सिर्फ अकेला बंदा उस दुकान को चला रहा है। ठीक है, अकेला बंदा चला रहा है। अब वो बंदा कहीं जा रहा था, ठीक है, और वहाँ पर एकदम से ट्रक आ गया, तो उनका ट्रक कैसा है जो भी है वॉटेवर, ठीक है ना, मेन उनका ना लाइक सीन वेट, हम ना मेक द ड्राइंग, बहुत ही गंदी टाइप की ड्राइंग। ठीक है, कोई गाड़ी आ रही थी तो जिससे कि इन अंकल का एक्सीडेंट हो गया। अब इनकी एक दुकान थी,
तो अब दुकान को कौन चलाएगा जब ये अकेले यही हैं? तो ये वेन एवर ही इज़ डाइड सो हु विल रन द शॉप? तो कंपनी मेन ये दुकान है ये ख़त्म हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सोल मेंबर है। लेकिन कंपनी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है, जब भी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो परपेचुअल सक्सेशन है ना, उसकी वजह से इसको ये मतलब इसकी ये विशेषता है कि कंपनी में चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी में कोई आए या जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। समझ में आया? और इसका एंडिंग कैसे होगा? लॉ के थ्रू इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दोनों है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, पढ़ के ही जाना, मतलब बिना छोड़े तो मतलब छोड़ के तो उसको चले मत जाना बिल्कुल भी, अगर पेपर देने जा रहे हो तो। सी देखो यहाँ पर क्या है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब आप सोचो कॉर्पोरेट, ठीक है, और वेल माने सबसे पहले क्या होता है? वेल माने होता है पर्दा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया कि कंपनी की एक विशेषता है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब उसके मेंबर अलग होते हैं, जिसने कंपनी बनाई है वो अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी खुद की पहचान होती है कंपनी की, ठीक है, वो उसके मेंबर के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी अपने खुद के नाम से जानी जाती है। देखो जैसे कि रिलायंस की बात करें तो अंबानी का नाम है माना, बट ये थोड़ी ना है, मतलब रिलायंस का खुद का अपना नाम है तो कंपनी का अपना खुद का नाम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कॉर्पोरेट व्हील, मतलब इसमें कंपनी में ना एक जो कॉर्पोरेट नाम का पर्दा होता है बीच में, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सी ये कंपनी है, इसका खुद के नाम से जानी जाती है, इसके यहाँ पर मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर इसके डायरेक्टर्स होते हैं। समझ में आया? अब क्या ये कंपनी आराम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, और कंपनी का एक मतलब कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन नाम क्या आता है कि हाँ कंपनी काम कर रही है। समझ में आया? अगर कंपनी को मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी बोलते हैं ना कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बट हाँ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका नाम आता है कि हाँ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, लेकिन करता एक्चुअल में कौन है? इंसान। तो सिमिलरली अब आप एक बात सोचो, कभी कभी क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि हाँ कंपनी ही सब काम कर रही है, कंपनी का ही नाम आएगा, अगर अच्छा काम करोगे तो कंपनी का आएगा, तो बुरा भी कर सकते हैं तो भी कंपनी का होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मिलके फ्रॉड वगैरह करने लगते हैं, ठीक है, फ्रॉड करते हैं, सोचते हैं कि हमारा नाम तो खराब होगा नहीं, यहाँ पर किसका नाम खराब होगा? कंपनी का, तो फ्रॉड करते हैं। तो गाइस यही होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये जो इसमें पर्दा होता है, ये पर्दा का क्या काम करता है, जब कोई भी फ्रॉड करता है तो इस पर्दे को उठा दिया जाता है। समझ में आया? ये जो पर्दा होता है मतलब कॉर्पोरेट व्हील जो भी है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, इस पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाता है, इस पर्दे को उठा दिया जाता है। मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो एग्जिस्टेंस में रहती है ना हमेशा, मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक आप लीगली काम कर रहे हो, जब तक उसके मेंबर लीगली काम करते हैं तब तक तो नाम आता है कि हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे उसके मेंबर्स फ्रॉड करने पर उतर आते हैं तो वो जो कॉर्पोरेट नाम का पर्दा है वो हटा दिया जाता है और फिर उस पर्दे को हटा के झाँक के देखा जाता है तो आखिर में गलत कर कौन रहा है। तो जो बंदा गलत कर रहा होता है उस बंदे को पकड़ लिया जाता है और उस बंदे को लायबल ठहराया जाता है। तो यही केसेस है, ये मतलब ये सिचुएशन होती है। समझ में आया कि जब उसके मेंबर्स होते हैं वो फ्रॉड करने लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो इसमें आप लिख के क्या होगे, लिख के यह होगे कि कंपनी का वैसे एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक वहाँ पर जो उसके मेंबर हैं वो फ्रॉड कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है आपको सेम लैंग्वेज में अगर याद रहता है ना तो सेम ऐसा ही लिख के जाना। और गाइस पेपर शुरू होने से पहले 2-3 बार वीडियोज़ को देख लेना जिससे कि आप अच्छे से कर सको, ठीक है, समझ में आया? तो जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ओके उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताने हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस बतानी है जहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करी जा सकती है, मतलब कॉर्पोरेट नामक पर्दे को उठाया जा सकता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, देखो एक और केस था, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है सर, दिनशो वाला केस है ये, आपको अगर नाम याद रहता है तो याद रख लेना, दिनशो वाला केस। इसमें क्या होता है ना, इनकी बहुत सारी इनकम आ रही होती है, एक अंकल होते हैं सी वेट, मतलब एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो इनकी काफ़ी सारी इनकम आ रही होती है, बहुत मोटा पेट है अंकल का, काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले इंसान हैं। तो इनको क्या करना होता है, इस पर टैक्स देना पड़ता है, राइट, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। तो ये क्या सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, कंपनी बना लेता हूँ छोटी छोटी काफ़ी सारी, ठीक है, और ये कंपनी के नाम पर इनकम दिखाने लगते हैं। अब अगर ये दिखाते हैं कि इस कंपनी में थोड़ा ही पैसा, मतलब इतना ही, मतलब कि वॉट क्या दिखाते हैं, मतलब कि हमारी कंपनी ने थोड़ा ही प्रॉफिट कमाया, थोड़ा ही प्रॉफिट कमाया,
तो अगर आप उस सारे प्रॉफिट को एक जगह रखते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है, तो क्या करता है कि आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो वो काफ़ी टाइम से टैक्स से बचे जा रहे थे। तो जब अगर टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि इनका जो कंपनी जो बनी हुई है, उनका कंपनी का बनाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद है टैक्स को बचाना। तो टैक्स इवेशन, अगर टैक्स इवेशन हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रॉड काम हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली फ्रॉड काम हो रहा है ना। और ये फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो अंकल को क्या लगा कि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जो भी काम है ये अलग माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रॉड करते हो तो वो लिफ्टिंग वेल होता है ना, जो आई मीन ये है जो वेल, कॉर्पोरेट वेल, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप ये सिचुएशन लिख सकते हो, सरदिनशाह वाला केस लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला एक तो हो गया, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सी, इसमें क्या है, व्हाट आर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर द कंटेंट्स, ठीक है, और आर दे नेसेसरी फॉर द कंपनी? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी, MOA, ठीक है, जिसमें मैंने, इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की पावर्स लिखी होती है। समझ में आया कि कंपनी बाहर से किस चीज़ में डील कर सकती है, किस में नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने बताया था कि फर्नीचर अगर लिखा हुआ है MOA में, तो आप फर्नीचर से ही डील कर सकते हो, उसके अलावा किसी से डील नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट, उसमें पावर लिखी होती है। अब ये क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये भी क्या है, ये एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कंपनी के इनसाइडर रूल और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, कि कंपनी अंदर वाले जो भी है ना, वो रूल्स और रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं, AOA में। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोबारा समझो, MOA में लिखी होती है कंपनी की आउटर पावर, ठीक है, और इसमें क्या लिखे होते हैं, इनसाइडर रूल्स। जबकि दोनों क्या होते हैं, दोनों ही कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा समझ जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबसे मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, कंपनी लॉ को। मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या है, कंपनी लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद है MOA, और उसके बाद हम बात करते हैं तो AOA। ठीक है, समझ में आया? तो कभी भी आप MOA को बनाओगे ना, तो आप ये बातें ध्यान रखोगे कि कंपनी लॉ का वायोलेशन ना हो। मतलब कंपनी लॉ टूट तो नहीं रहा, आप उसको मतलब कंपनी लॉ की चीज़ों को ध्यान में रखते ही बना रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप AOA ड्राफ्ट करते हो तो आपको कंपनी लॉ भी ध्यान रखना है और आपको MOA भी ध्यान रखना है, क्योंकि AOA एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, MOA से भी छोटा होता है। समझ में आया? इसमें कंपनी के इनसाइडर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। समझ में आया? सो ये होता है, और इसको बस दैट्स इट, इसमें यही है। और बाकी उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें आपको लाइक डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों को। तो इसमें क्या लिखना है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। ऑब्वियसली आपको पता होगा, इक्विटी शेयर जो होते हैं, देखो, जिन लोगों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं, कंपनी के ओनर, मालिक होते हैं कंपनी के। ठीक है, और इन लोगों को, सबसे पहली बात तो देखो, ये ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक हो गए। दूसरी बात क्या होता है, इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। जो इन लोगों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर होते हैं, वो ओनर होते हैं कंपनी के, उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, और डिविडेंड लेने का अधिकार तो होता ही है। ठीक है, और मीटिंग को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक मीटिंग में उनको जाने का अधिकार होता है। जितनी भी कंपनी की मीटिंग होती है उनमें सब में जाने का अधिकार होता है। ठीक है, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो भी इक्विटी शेयर को पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। तो गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं, मतलब जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होता है ना, जिन लोगों के पास, वो क्या होते हैं, उनको वोटिंग अधिकार नहीं होता, उनको वोटिंग पावर नहीं दी जाती। ठीक है, इनको डिविडेंड मिलता है। इनका क्या सीन होता है, इनको दो चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है। पहला तो डिविडेंड में, मतलब कि अगर कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है ना, तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो पैसा बांटा जाता है। ठीक है, जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दिया जाता है। प्रेफरेंस है ना इनको, तो इनको पहले मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलता है। और वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद होती है, उस टाइम पर भी जैसे सबको अपना अपना पैसा वापस दिया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा बाद में वापस दिया जाता है, और इनको वाइंड अप के टाइम पे पहले पैसा वापस दिया जाता है। समझ में आया? मतलब इनको क्या प्रेफरेंस है, पहले डिविडेंड मिलता है, पहले ही इनका पैसा कैपिटल वापस मिलती है। समझ में आया? जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलती है, बट इनको वोटिंग राइट वगैरह होते हैं। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या है ना, मेंबर्स इन शेयर होल्डर। इसमें डिफरेंस बताना है। तो मेंबर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप एग्जाम्पल समझना। जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान ये है, गलत बना दिया, वेट,
सी, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन नहीं, क्या कर रही हूँ मैं बार बार। सी, ये है एक इंसान, ठीक है, ये है दूसरे इंसान, और ये है एक कंपनी, सही है, ये एक कंपनी है, ठीक है। तो और ये कंपनी का एक शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये वाले जो ये अंकल हैं, ये टगले से, इनके पास क्या है, इनके पास कंपनी के शेयर थे, ठीक है। तो इनका नाम जो रजिस्टर्ड था ना, वो इस कंपनी में नाम लिखा हुआ था इनका एज अ मेंबर, ये पहले मतलब इस कंपनी के में, मतलब पहले क्या, अभी भी मतलब इनका नाम लिखा हुआ है इस कंपनी में, ठीक है, एज अ मेंबर। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, और इनके पास ये शेयर सर्टिफिकेट है, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं कि ये अपना शेयर सर्टिफिकेट इनको दे दें, मतलब कि अपने शेयर इनके नाम कर दें, ठीक है, समझ में आया, और इनसे पैसे ले लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। तो अब ये इनको शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया और इन्होंने इनसे ले भी लिया, ठीक है, समझ में आया, दोनों का लेन देन हो गया। अब क्या है, लेकिन नाम तो अभी भी कंपनी में इन्हीं का लिखा हुआ है ना, पुराने वाले अंकल का, ठीक है, पुराने वाले बंदे का ही नाम लिखा हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर सीन क्या बनता है, इसमें मेंबर कौन है, अभी भी पुराने वाला बंदा मेंबर है कंपनी में, जबकि शेयर होल्डर कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर ये है जो नया वाला बंदा है। तो जब तक अभी फिर ये बंदा क्या करेगा, ये कंपनी को बताएगा कि अब उनसे मेरा आपका मतलब मैंने शेयर सर्टिफिकेट ले लिया है, ये दिखाएगा वो दिखाएगा, मतलब थोड़ा प्रोसेस चलेगा। बट जब तक ये वाला काम नहीं हो जाता, जब तक मेंबर यही इंसान रहेगा पहले वाला, और शेयर होल्डर कौन कहलाएगा, ये जो न्यू वाला बंदा है जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है, समझ में आया। तो ये वाली चीज़ थी, इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये वाला इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, समझ में आया। बट मेंबर ऑफ शेयर होल्डर भी समझ लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। देखो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपनी का एमओए होता है, सही है, कंपनी का क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लिखा होता है कि कंपनी की पावर्स क्या हैं, कंपनी क्या चीज़ में डील कर सकती है, क्या चीज़ में डील नहीं कर सकती। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी कंपनी है वो फर्नीचर में डील कर सकती है, तो उसमें एमओए में लिखा होता है कि हम फर्नीचर से डील कर सकते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रा वायर्स क्या है, आप बियॉन्ड द पावर चले जाते हो, आप फर्नीचर में डील ना करके आप क्या कर रहे हो, आप आयन में डील कर दे रहे हो, आप लोहे में डील करते हो। तो ये क्या है, आपके एमओए से बाहर आपने काम कर लिया, जो कि अलाउड नहीं है, तो दैट इज़ द अल्ट्रा वायर्स। मतलब जब आप कोई भी कंपनी में ऐसा काम कर लेते हो जो कि उसके लाइक बियॉन्ड द पावर जाके आप काम कर लेते हो, दैट इज़ द अल्ट्रा वायर, समझ में आया। उसके बाद क्या है, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इसमें बोला गया है स्टेजेस बताओ कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है, कंपनी को कैसे बनाया जाता है। तो पहली स्टेज क्या होती है, कंपनी का नेम रिजर्व करना होता है, रन नाम का फॉर्म होता है, ठीक है। कंपनी का सबसे पहले नेम रिजर्व करना होता है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें मतलब क्या जो भी आप नाम रखना चाहते हो, आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना होता है, ठीक है, www.mca.gov.in पर जाके आपको एक रन नाम का फॉर्म है, मतलब वो भरना होता है। उसमें आप देखते हो नाम जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको आइडेंटिकल सिमिलर ऑफेंसिव नाम नहीं रखना है, एक जैसा मिलता जुलता नाम नहीं। जैसे कि आपने एयरटेल ऑलरेडी है और आप बोल रहे हो मैं एयरसेल रखूँगा, सो दैट्स नॉट अलाउड। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप ईमेल जीमेल आप आईडी बनाते हो, अगर आपने ऑलरेडी मतलब वो या तो पासवर्ड यूज़ किया हुआ है कुछ भी, तो उसमें दिखा देता है इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस, या फिर ये नेम ऑलरेडी टेकन बाय समवन। तो ऐसा कुछ अगर आप जो कंपनी का नाम रखना चाहते हो वो अगर किसी ने भी लिया होता है तो वो बता देती है कंपनी, ठीक है, मतलब साइट बता देती है आपको। तो आपका जो भी है वो आपको नेम रिजर्व करना होता है। उसके बाद आपको एमओए और एओए, ठीक है, एमओए और एओए बनाने होते हैं, ठीक है। और आपके जो भी कंपनी में शुरू में, जैसे कि आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। तो आपको उन दोनों लोगों के सिग्नेचर लेने होते हैं और वो सारा सबमिट कर देना होता है आरओसी में जाके, और आपका काम पूरा हो जाता है। आरओसी में अब जाना भी नहीं पड़ता, आपको पहले जाना होता था, वो तो बहुत पहले की टाइम की बात है। अभी आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ एमसीए की साइट पे वो सारा सिग्नेचर विग्नेचर लगा के सब कुछ सेटअप कर देना होता है पूरा, और सबमिट कर देना होता है, और आपका काम हो जाता है। सो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आपको फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, वो आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफाइन डायरेक्टर। गाइस मैंने आपको पहले बताया डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ठीक है, लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटीज़ ऑफ द डायरेक्टर्स। तो गाइज अगर आपको डायरेक्टर चैप्टर मुझसे पढ़ना है, वैसे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ डायरेक्टर से रिलेटेड, लेकिन आपको स्टिल अगर आपको फिर भी चैप्टर पढ़ना है ये वाला, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आई विल मेक द वीडियोज़। सो सी यहाँ पर क्या डिफाइन डायरेक्टर, हु कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि एनी वन कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई भी बन सकता है, आप भी डायरेक्टर बन सकते हो इवन, ठीक है। लिसन, और क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाइक क्यूट सा क्वेश्चन है ये। देखो मैंने बताया कि कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, जैसे कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो वो भी रिलायंस कंपनी के, तो येस यू कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस कंपनी, बट व्हाट यू हैव टू डू। अब देखो मैंने अगर ये बोला कि आप बन सकते हो, तो आप ट्राई नहीं करना चाहोगे इस चीज़ को। अगर आपसे बोलती हूँ कि आप डायरेक्टर बन सकते हो, तो आप क्या करोगे, अगले दिन उठ के जाओगे सीधे रिलायंस कंपनी में जाके खड़े हो जाओगे कि मुझे तो डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो मुझे डायरेक्टर बनना है, आप कंपनी में जाके खड़े हो जाओगे। बट इससे क्या होगा, आपको क्वालिटीज़ तो है ही नहीं, तो आप क्या होगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो इसमें कंपनी का टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कंपनी ने एक रूल निकाला है, अगर कोई भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 लाख रुपये चाहिए। यू नीड टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और आप 1 लाख रुपये इसमें कंपनी में डिपॉजिट कर दोगे। समझ में आया, पहले आपको डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद कंपनी में सारे लोग आपको वोट करेंगे, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट 20% वोट आपके फेवर में आते हैं, ठीक है, तो आप क्या है, आप डायरेक्टर तो नहीं बन सकते उस कंपनी के, बट आपके ये जो 1 लाख रुपये है ना, वो वापस हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हाँ आपके अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ हैं, तो आप टाइम ज़ाया करने नहीं आए थे यहाँ पे। समझ में आया। लेकिन अगर आप 20% से कम वोट लेकर आते हैं, तो आपके ये 1 लाख रुपीज़ फोरफिट कर दिए जाते हैं। समझ में आया। तो डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, एनी वन कैन बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कोई भी बन सकता है, बट आप डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए, बस इतना लिख के आ जाना। मतलब आपका दिमाग लाइक ख़राब नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए आप, ठीक है, और आप जेल वेल में नहीं रह के आए हो, आपने कभी फ्रॉड नहीं किया, आपने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया, ये सब काम नहीं किए हैं, तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप एक चीज़ याद रखना, बहुत ही आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। एक है ओपीसी, जो क्या होता है 1% कंपनी, उसके बाद होती है प्राइवेट, और उसके बाद होती है पब्लिक, ठीक है। तो ओपीसी में मिनिमम जो डायरेक्टर होते हैं वो 1 होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। समझ में आ गया। 1 2 3 कोई भी याद कर सकता है। तो प्राइवेट में कितने, 2 मिनिमम, पब्लिक में कितने, 3, और मैक्सिमम इन सब में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो, तो येस यू कैन पास द स्पेशल रिजोल्यूशन, यू नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको एसआर पास करना है, और उसके बाद आप अपने डायरेक्टरशिप को बढ़ा सकते हो। समझ में आया। सो येस आपको क्या लिख के आना है इसमें, प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें 2 मिनिमम होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 डायरेक्टर मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं पिछली वाली वीडियो में मैंने कुछ पे स्टार मार्क किया था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि रिपीटेड हैं। इलीगल एसोसिएशन उसमें भी था, मैंने बताया था आपको, क्या है 464 है इसका सेक्शन। इलीगल एसोसिएशन देखो नथिंग बट इसमें क्या है, इलीगल एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पर आप 50 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मतलब क्या, आप 50 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और ठीक है, तो मतलब क्या है, आप अगर कंपनी चला, मतलब आप 50 से ज़्यादा लोग हो और आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, बट आप रजिस्टर्ड नहीं हो कहीं पर भी, तो ये गलत है, ये इलीगल है। तो इसी को इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब इसके परिणाम क्या है। देखो जब आप इलीगल ही काम कर रहे हो, तो अगर आपकी कंपनी में कोई भी फ्रॉड होता है, तो कंपनी आपको किस चीज़ की मतलब सहायता मिलेगी। अगर आपकी कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो जाता है, तो कानून आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। तो इसमें क्या है, आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो भी कंपनी का, उसका ऑपोजिट लिख के आओगे। लाइक इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है, वैलिड नहीं माना जाएगा। प्लस इसमें दिस इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट बी सूड एंड टू बी सूड। इसमें क्या, लाइक आप केस नहीं कर सकते हो ना, वो कोई आपका केस कर सकता है, मतलब बहुत, और परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं है, और सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंपनी के, वो सारे इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये सब लिख के आना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड कंपनी मीटिंग। ओके, इसमें क्या है ना कि आपको प्रॉपर टाइम से नोटिस देना है। नोटिस एटलीस्ट 21 डेज, क्लियर 21 डेज बिफोर आपका नोटिस चला जाना चाहिए सबके पास। देखो जो कंपनी का नोटिस होता है ना, तो वो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर चले जाना चाहिए सबके पास। अब 21 डेज़ किसको मानोगे, जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो और जिस दिन उस पर्सन को नोटिस मिल रहा है,
उस दिन को छोड़ के आपके पास बीच बीच में 21 डेज़ का क्लियर नोटिस होना चाहिए, ठीक है। और डेट टाइम प्लेस उसमें होना चाहिए। डेट कौन सी होनी चाहिए, डे कौन सा होना चाहिए, डे कौन सा होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे के अलावा कोई सा भी हॉलीडे मतलब डे हो सकता है। नेशनल हॉलीडे में सिर्फ 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और गांधी जयंती आते हैं, ये तो होता है 2 अक्टूबर। हाँ, मतलब गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ये होते हैं नेशनल हॉलीडे, ठीक है। और टाइम क्या है, 9 to 6 बता दिया मैंने। 9 to 6 स्टार्टिंग का टाइम है, एंडिंग कभी भी हो कोई नहीं पता। तो ये सब है। और कोरम आपका होना चाहिए। कोरम क्या होता है, कोरम मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल हु आर टू बी रिक्वायर द आई मीन मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्ट एट द मीटिंग। मतलब कि जो भी एक मिनिमम नंबर होता है ना कि हाँ मीटिंग में एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम वैलिड मौजूद होना चाहिए। उसके बाद है राइट नोट्स ऑन एनी टू प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं बोलूँगी। प्रोस्पेक्टस देखो क्या होता है, इज एन डॉक्यूमेंट। देखो जैसे कि अगर आप कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या देखते हो, कॉलेज कैसा है और वट एवर आप उसकी सारी चीज़ें देखते हो। फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आगे करके कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे पास नहीं होंगी, मतलब जो भी ओवरऑल इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाता है, मतलब आपको एक बुक दी जाती है या फिर कुछ भी लाइक एक पेपर दिया जाता है जिसमें जिसमें कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स होती है। तो आप उसको पढ़ के एक डिसीजन ले पाते हो कि हाँ आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो एन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि शेयर कितने बेचे जा रहे हैं, कितने रुपए की हैं, और मतलब पास्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सारी चीज़ें, जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सको कि आपको वो मतलब शेयर परचेज करने की नहीं। तो ये क्या है, एक मेन्यू कार्ड टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इज़ अ मीटिंग, इंपॉर्टेंट है, जो कि साल में एक बार होती है। नाम से ही पता चल रहा है एनुअल, मतलब कि साल में एक बार ही कंडक्ट करी जाती है, सही है। इसमें क्या होता है, सारे कंपनी के जो भी है ना लाइक मेंबर्स होते हैं वो सारे आते हैं इसमें, इसी के लिए नोटिस दिया जाता है। और इसमें 3-4 काम इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 काम। आप इसको अड्डा, जो कि आप इससे याद कर सकते हो, इसका शॉर्ट ट्रिक है। ए माने अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, तो पूरी साल में डायरेक्टर ने जो भी काम किया होता है वो मेंबर्स के सामने रखे जाते हैं कि हमने ये सब काम किया है। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कि कंपनी में इतना डिविडेंड फ़ायदा हुआ है, तो इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको रिटायर बाय रोटेशन, मतलब जो भी डायरेक्टर होते हैं ना तो उनको रिटायर किया जाता है और नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। प्लस जो भी कंपनी का ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये 4 काम होते हैं इसमें एनुअल जनरल मीटिंग में। उसके बाद कोरम मैंने आपको बता दिया। कोरम कुछ नहीं है, कोरम बस ये चीज़ है कि जितने नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम रिक्वायर्ड हैं किसी भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए, उसको कोरम कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि अगर कोई बंदा बाहर से कंपनी में डील करना चाहता है, बाहर से कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये मान के चला जाएगा कि हाँ कंपनी अपने सारे कंप्लाइंसेस पूरे कर रही है। ये कंपनी उस पर उसके बंदे की गलती नहीं है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि उसको पता होना चाहिए था, उसको कैसे पता होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रीवियस जो भी मेरी वीडियो है प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले ये मेरी जितने भी वीडियोज़ बनी हुई हैं सारी देख के जाओगे तो ये गारंटी है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ओके, सो यप, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।